Hello student, good evening everyone and welcome to you on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट न्यूटन के सेकंड लॉ को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टर्म है मोमेंटम। तो स्टूडेंट मोमेंटम को हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट उससे पहले क्या है कि न्यूटन के पहले लॉ में हम लोगों ने देखा था कि न्यूटन का जो पहला लॉ है वो फोर्स को डिफाइन कर रहा है। तो स्टूडेंट कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, जैसे एक ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं जो छोटा सा है जिसका मास है मान लेते हैं m1 है और दूसरा बॉडी है m2, ठीक है ना। और यहाँ पे स्टूडेंट m2 का जो मास है वो है m1 से ज्यादा, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या कहेंगे कि इसको रोकने के लिए हम लोगों को कम फोर्स अप्लाई करना होगा और इसको स्टॉप करने के लिए अगर ये दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, मान लीजिए कि ये दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर इस मूविंग बॉडी को अगर रोकना होगा तो हम लोगों को कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना होगा। तो फोर्स जो अप्लाई करेंगे तो इसमें कम फोर्स अप्लाई करना होगा, इसमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा किसी भी मूविंग बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए वो बॉडी के मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। तो हाँ स्टूडेंट हम लोग उसको कह सकते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है वो हम लोग दे देते हैं मोमेंटम, ठीक है ना। इसमें मोमेंटम क्या है उसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इन बातों को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, ठीक है स्टूडेंट। जो फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा किसी भी बॉडी को स्टॉप करने के लिए वो उस बॉडी के मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। इसके लिए कम फोर्स अप्लाई करना होगा, इसके लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर दोनों का वेलोसिटी v है तो, ठीक है ना, दोनों का एक ही वेलोसिटी है तो, ठीक है ना। और एक और चीज है स्टूडेंट कि अगर दो बॉडी है, ठीक है ना, ये मास m है और इसका भी मास m है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोनों का मास क्या रख लिए, कांस्टेंट रख लिए, मतलब कि दोनों कांस्टेंट नहीं, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। दोनों का जो मास है स्टूडेंट वो m ले लिया, ठीक है ना, सेम मास का है। मान लेते हैं स्टूडेंट इसका जो वेलोसिटी है ये v1 है और इसका वेलोसिटी है v2। और स्टूडेंट हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं, मतलब एज्यूम कर लेते हैं v1 का वेलोसिटी ग्रेटर होगा v2 का। तो स्टूडेंट ज्यादा फोर्स हम लोगों को किसमें अप्लाई करना होगा ताकि वो ऑब्जेक्ट रुक जाए। तो स्टूडेंट इसका वेलोसिटी ज्यादा है तो मास भी इसमें फोर्स जो अप्लाई करेंगे हम लोग वो भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि स्टूडेंट दोनों का मास क्या है, बराबर है, लेकिन वेलोसिटी जो है सेकंड वाले का उसका वेलोसिटी कम है। तो वेलोसिटी कम है तो इसमें फोर्स कम अप्लाई करना होगा इसको रोकने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप a moving body is also directly proportional to its velocity। तो स्टूडेंट वेलोसिटी का भी प्रोपोर्शनल है और मास के भी प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इन दोनों को कंबाइन करके क्या हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, हालांकि ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, हम लोगों को मोमेंटम को डिफाइन करना है, ठीक ना। तो मोमेंटम क्या है, एक तरह का हम लोग कह सकते हैं कि मोमेंटम को अगर टाइम से अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर हम लोग देखें तो वही होता है फोर्स, ठीक है ना। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स है तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मास और वेलोसिटी के भी ये प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिंपली हम लोग लिखेंगे मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को स्टूडेंट हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं, p इज इक्वल टू, सॉरी यहां पे एक लाइन लिख लेते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं, p इज इक्वल टू mv। स्टूडेंट अब इसका अगर हम लोग SI यूनिट निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा,
SI यूनिट ऑफ P इज इक्वल टू, इसमें मास का क्या होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का स्टूडेंट होता है मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट जो SI यूनिट है वो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक इसको नोट करिए। और स्टूडेंट अगर हम लोग देखेंगे तो मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट, स्केलर है नहीं, वेक्टर है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है, v फॉर वेलोसिटी, v फॉर वेक्टर। हम लोगों ने इसी तरह देखा था, s फॉर स्पीड, s फॉर स्केलर। तो स्टूडेंट अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम जो होगा अपना वो भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है स्टूडेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और स्टूडेंट इससे रिलेटेड कोई चीज हो सकता है, मोमेंटम जीरो कब होगा किसी बॉडी में, P इज इक्वल टू जीरो व्हेन, कब होगा स्टूडेंट, जब मास जीरो होगा। स्टूडेंट बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो मास तो जीरो से होने से रहा, तो जीरो को किसी नंबर से अगर मल्टीपल करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो स्टूडेंट इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी जीरो होगा। वेलोसिटी जीरो होगा का मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो मोमेंटम हमारा जीरो होगा, ठीक है ना। P इज इक्वल टू जीरो व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, दैट इज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में रहेगा तो हमारा वेलोसिटी जीरो होगा, जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो हमारा मोमेंटम भी जीरो होगा, ठीक है स्टूडेंट। इससे रिलेटेड बस इतना ही हम लोगों को देखना था स्टूडेंट, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक इसको रब कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। जिनका छूट गया है वो नोट करके लिख लीजिए। स्टूडेंट अब जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसमें न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि फोर्स जो अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है, तो वो बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके वेलोसिटी का। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो फोर्स होता है उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो रेट ऑफ, तो न्यूटन के जो सेकेंड लॉ होता है, पहले लॉ से हम लोगों को क्या मिला स्टूडेंट, पहले लॉ से हम लोगों को फोर्स का डेफिनेशन मिला और दूसरे लॉ से हम लोगों को फोर्स और एक्सीलरेशन के बीच में रिलेशन मिल रहा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट फोर्स और एक्सीलरेशन के बीच में आखिर है क्या चीज, तो सेकेंड लॉ में हम लोग लिखेंगे सिंपली रेट ऑफ, स्टूडेंट ये स्टेटमेंट सेकेंड लॉ का नहीं है लेकिन सेकेंड लॉ के अंदर आता है ये, ठीक है ना। तो रेट ऑफ change of momentum is directly proportional to the applied force, ठीक है ना। तो फोर्स अप्लाइड, तो स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि फोर्स क्या हो जाएगा, रेट जहां पे भी रहे तो उसको हम लोग करते क्या है, टाइम से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय, यहां पे हो जाएगा टाइम, ठीक है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट फोर्स कुछ ना कुछ तो होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट मास मान लेते हैं क्या कि ये कोई सरफेस है, ठीक है ना, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। अब स्टूडेंट इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है,
इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं, और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है, ये जाएगा और मास तो चेंज नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंट हाँ इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगा हमारा v। ठीक है, हम लोग कंसीडर करते हैं इनिशियल u होता है और फाइनल v होता है। ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड। ठीक है, तो स्टूडेंट चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, इस वाले का जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू mu, और स्टूडेंट यहाँ पे फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे इनिशियल मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है u है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज का मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग, स्टूडेंट यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो स्टूडेंट फोर्स क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फाइनल मोमेंटम क्या है स्टूडेंट, mv माइनस mu बाय t, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट mv माइनस u, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट बाय t। ठीक है, तो स्टूडेंट फर्स्ट लॉ ऑफ जो फर्स्ट लॉ बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था हम लोगों का, सिंस v इज इक्वल टू u प्लस at था, तो इसमें a निकालने के लिए क्या करना है, हम लोग इसको इधर करेंगे तो v माइनस यू, और a के साथ क्या है t, तो स्टूडेंट v माइनस यू बाई t को a लिख सकते हैं ना, तो स्टूडेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, अब स्टूडेंट फोर्स को करते क्या है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे केस लाएंगे। ठीक है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये k इंटू एम ए, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है कि सिंस k का वैल्यू होता है 1, ठीक है, हर जगह के लिए, ठीक है, हर बॉडी के लिए, मतलब अभी के लिए, तो k का वैल्यू अगर 1 होता है तो फोर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मास इंटू एक्सीलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट फोर्स और मास के बीच का जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट तो सेकेंड लॉ में क्या मिला स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, second law gives us the relation between force and acceleration। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ था नहीं, सिर्फ एक लाइन स्टेटमेंट था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, तो फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये लिख दिए, वैल्यूज पुट किए, और ये हमारा आ जाएगा। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे एक और रिलेशन आ सकता है कि एक्सीलरेशन और मास के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ तक ठीक है। इसके बाद एक और लाइन आप लोग लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू एफ बाई एम, हम लोग आ सकता है स्टूडेंट, a इज इक्वल टू एफ बाई एम, मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको स्टूडेंट, मास और एक्सीलरेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, अच्छा स्टूडेंट आप लोग ये यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है ना, इसके बाद हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है ना, 2-4-5 मिनट लगेगा, अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक हो गया होगा, इसको रब करते हैं। ठीक है, विजिबल तो है क्लियरली, हाँ ठीक है स्टूडेंट। एक सेकंड स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट हम लोगों ने अभी थोड़ी देर में पहले देखा था F इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये है सेकेंड लॉ का डेरिवेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन M हो जाएगा।
ठीक है। तो ए क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे तो सिंपली हम लोग m बोलेंगे, ना कि 1/m। ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, हेंस अगर स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग दो बॉडी लेते हैं, ठीक है ना, एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2, और मान लेते हैं m1 इज ग्रेटर देन m2, और स्टूडेंट दोनों का जो वेलोसिटी है वो v है। ठीक है, दोनों एक ही गति से आगे मूव कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन मास इसका ज्यादा है और इसका मास क्या है, कम है। तो स्टूडेंट एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे तो मास और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन दिखाना है ना। तो स्टूडेंट मान लेते हैं कि दोनों को F फोर्स हम लोग क्या किया, अप्लाई किए। दोनों में अगर F फोर्स अप्लाई कर देंगे, मान लीजिए इसमें कितना है 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए और इसमें भी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसमें दोनों को जो फोर्स अप्लाई किए तो ये दोनों ही मूव करेगा। ठीक है ना, मास ज्यादा है मतलब ये भारी वजन है, भारी वजन है तो हो सकता है स्टूडेंट यहाँ पे आने के बाद वो रुक जाए, और ये हल्का मास है तो यहाँ पे आने के बाद हो सकता है ये रुके। ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। हल्का है तो हल्का ऑब्जेक्ट है, अगर धक्का मार देंगे तो वो थोड़ा ज्यादा दूर तक फेंका सकता है, अगर भारी वर्ग है उसको धक्का मारेंगे तो हल्का सा ही आगे जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि मास अगर ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। हेवी बॉडी का एक्सेलरेशन कम होता है, और हल्की गाड़ियों जैसे अगर हवा देते हैं, ठीक है ना, दोनों में क्या है, दोनों में बराबर बराबर का फोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं तो एक जो कार है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हवा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हेवियर दी बॉडी lesser will be the acceleration and vice versa। ठीक है, और उसका उल्टा भी क्या होगा, सही होगा। हल्का बॉडी होगा तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कि अगर मास को हम लोग कह देते हैं कि डबल कर देंगे। ठीक है ना, मास को अगर डबल करना मतलब 1/2m हो जाना, मास का डबल करना मतलब एक्सेलरेशन का आधा हो जाना। ठीक है ना, क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ही आता है। मास को अगर हाफ कर देंगे, मास क्या कर देंगे 1/2। तो स्टूडेंट इसमें एक केस ले लेते हैं कि मास इज डबल, तो ए क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2m, दैट इज एक्सेलरेशन विल बी हाफ। स्टूडेंट दूसरा केस ले लेते हैं, मास को क्या कर दिए, हाफ कर दिए, तो ए क्या हो जाएगा 1/m m/2, और ये 2 कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट, ये 2 हो जाएगा यहाँ, तो मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन विल बी डबल। तो स्टूडेंट आई थिंक कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे स्टूडेंट ये फोर्स जो है ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट हम लोग इसको यहीं पे लिख लेते हैं, आप लोग भी क्या करिएगा, यहीं पे किनारे में लिख लीजिएगा। तो फोर्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे स्टूडेंट v/3 लिख सकते हैं एक्सेलरेशन की जगह। अगर v क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। ठीक है, और स्टूडेंट इसका दूसरा पॉइंट लिख लेना है हम लोगों को, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ठीक है, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg, 1 kg मास और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होना चाहिए। ठीक है ना, तो न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट,
तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि इतना नहीं लिख करके इसी का वैल्यू है न्यूटन, ठीक है ना, तो वो उसके इक्वल हम लोग लिख देते हैं। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। स्टूडेंट इससे रिलेटेड क्या है, कुछ एप्लीकेशन है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है ना, तो उनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे और उनको समझेंगे। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया। अब स्टूडेंट इसके ऊपर हम लोग कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है ना, जो हम लोग डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट पहला एप्लीकेशन क्या है, न्यूटन के सेकेंड लॉ का पहले हेडिंग दे देते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। स्टूडेंट पहला केस हालांकि आपके बुक में दो तीन एग्जाम्पल है और क्वेश्चन उनसे आते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग उन्हीं दोनों दो तीन एग्जाम्पल जो है उनको एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट पहला का एग्जाम्पल है आप लोगों की बुक में कि अ क्रिकेट प्लेयर moves his hand backward while catching a fast moving ball। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, ठीक है ना, हैंड को क्या कर रहा है, बैकवर्ड कर रहा, और जो फास्ट मूविंग बॉल है, ठीक है ना, तो क्यों कर रहा, तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका आंसर होगा टू प्रिवेंट इंजरी थ्रू हिज हैंड, ठीक है। क्यों करता है स्टूडेंट, हम लोगों को तो आंसर ही मिल गया, लेकिन वो होता कैसे, मैकेनिज्म क्या है उसका। मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक बंदा है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर से बंदा नहीं, हम लोगों को क्या चाहिए, मान लीजिए क्या यहाँ पे हाथ है, ठीक है। अगर स्टूडेंट यहाँ से ये आ रहा है, क्या बॉल आ रहा है, ठीक है, इसको इस तरीके से बना लीजिए। स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का सेंटर का, मान लेते हैं कि 100 मीटर है, ठीक है ना, और स्टूडेंट यहाँ पे कर क्या रहा है कि अपने हाथ को क्या कर लिया, थोड़ा सा पीछे ले आया है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, सॉरी, कैच करते वक्त क्या हो रहा है स्टूडेंट कि कैच करते वक्त वो अपना हाथ को पीछे कर ले रहा है, ठीक है ना। अब जो है वो डिस्टेंस तो बढ़ गया, डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा स्टूडेंट, तो पहले कहाँ तक ट्रेवल कर रहा था, बॉल यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा था, तो मान लेते हैं ये टाइम 30 सेकेंड में यहाँ तक पहुंच जाता, लेकिन वो हाथ पीछे कर दिया, तो यहाँ पे मान लेते हैं कुछ सेकेंड ऐड हो गया, मान लेते हैं टाइम के साथ 5 सेकेंड क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। 5 सेकेंड वो क्या किया, थोड़ा सा पीछे, 5 सेकेंड में 5 सेकेंड बहुत ज्यादा हो जाएगा, मान लेते हैं 2 सेकेंड, ठीक है ना। अब स्टूडेंट वहां पे न्यूटन के सेकंड लॉ से हम लोगों को क्या मिला है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक। अब स्टूडेंट फोर्स इज इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से जो बॉल चला होगा, जो बल्ला से घुमा होगा, बल्ला से घुमा होगा तो कुछ वेलोसिटी होगा, ये हाथ मारने के बाद क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनल होगा और कुछ इनिशियल होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम लोग v माइनस 3/u लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या रिलेशन मिला, 1 फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर ये टाइम बढ़ेगा, इफ टाइम इंक्रीजेस, तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा इसका वैल्यू कम होता जाएगा, ठीक है। और अगर टाइम को डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर बॉल यहाँ आने वाला है, बॉल को हम जाके आगे में ही बदल देंगे, तो क्या होगा, हमारा हाथ में बहुत ज्यादा चोट लगेगा। चोट क्यों लगेगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्या कर दिए, कम कर दिए हैं, ठीक है। और स्टूडेंट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ठीक।
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, और जो मोमेंटम है, ठीक है ना स्टूडेंट, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितना स्पीड से बॉल आएगा, ठीक है ना, अगर बॉल यहां से आ रहा है और हाथ यहां है, तो इसका रफ्तार से, अगर मान लीजिए क्या है कि अगर इसका मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना, तो ये अगर यहाँ तक आएगा तो 10 मीटर पर सेकंड की ही रफ्तार से आएगा। लेकिन अगर बॉल यहाँ है और हम लोग भी आगे जा रहे हैं, बॉल भी आगे जा रहा है, तो इस समय रिलेटिव वेलोसिटी जो होता है स्टूडेंट, वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, हम लोग हाथ इधर बढ़ा रहे हैं, बॉल इधर आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है। वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा तो हमारा फोर्स जो हम लोगों के हाथ में इम्पार्ट करेगा वो गेंद की वजह से वो इंक्रीज कर जाएगा। मतलब फोर्स ज्यादा लगेगा तो हम लोगों को नुकसान भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम लोग अपना हाथ को, बॉल यहाँ आ रहा तो हाथ को पीछे कर लेते हैं, ठीक है ना। हाथ को पीछे करने का लॉजिक यही है कि टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा समय लगेगा फोर्स का वैल्यू उतना कम होते जाएगा, ठीक है। क्यों कम होगा स्टूडेंट, बॉल हवा में आ रही, और हवा में क्या है, वहां पे आप लोग कहिएगा कि जमीन में तो आ नहीं रही, जो कि फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। तो एयर में जो एयर रेजिस्टेंस होता है ना, वो भी एक तरह का फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है ना। तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि बॉल थोड़े सा मतलब कि वो रुक जाती है। ऐसा होता है ना कि हम लोग कोई बॉल को लिए हवा में फेंके तो ऊपर एक सर्टेन डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद वो रुक जाती है, और रुकने के बाद क्या होती है, वो वापस नीचे आती है। ऐसा तो नहीं होता कि वो फेंक दिए तो वो ऊपर उड़ते ही जा रही, वैसा नहीं होता, ठीक है ना। तो एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही काम करेगा स्टूडेंट। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। 2 एग्जाम्पल और है, हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट, इसको नोट करिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक हो गया होगा स्टूडेंट। इसके बाद का जो एग्जाम्पल है वो भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो हम लोग सिर्फ इसको रब कर रहे हैं। अगला जो केस है स्टूडेंट के हाई जंपर, ये हाई जंपर प्रोवाइडेड विथ cushion or heap of sand on the ground to fall on it। जैसे स्टूडेंट हाई जंपर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ये होता है ग्राउंड, और यहाँ पे क्या होता है, एक लाठी, मतलब कि यहाँ पे इस टाइप का प्लेटफॉर्म रहता है, और यहाँ से बंदा आता है और इसके हाथ में एक लाठी रहता है, ठीक है ना। तो लाठी रहता है तो वो यहाँ पे रखता है, और ये उड़ करके क्या होता है कि इस पार गिरता है, ठीक है ना। इस पार जो गिरता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा रेस्ट प्लेटफॉर्म रहता है, जो गद्दे का बना हुआ रहता है, जो क्यूशन आता है, सॉफ्ट क्यूशन उसका होगा, नहीं तो वो बालू का ढेर होगा, ठीक है ना, हीप ऑफ सैंड होगा। क्यों होगा स्टूडेंट, क्योंकि जैसे ही, जैसे मान लीजिए क्या है, ये गद्दा है, तो स्टूडेंट जैसे ही यहाँ पे आदमी आया, ठीक है ना, तो आदमी आया तो ये क्या होता है कि ये फ्लेक्सिबल होता है, और फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या होता है कि पहले अगर बंदा इस पे, अगर ये कंक्रीट का रहता है, ठीक है ना, तो वो इसी पे गिरता है, लेकिन ये क्या है, गिरने के बाद वो नीचे जा रहा है, और नीचे जैसे जैसे जाता है तो उसका क्या होता है, वेलोसिटी कम होते जाता है, ठीक है ना। अचानक से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगा, लेकिन इस केस में क्या होता है, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता है, ठीक है ना। अचानक से कोई भी चीज अगर धक्का लग जाता है, तो अचानक से जो भी चीज होती है उसको इम्पल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इम्पल्स में क्या होता है स्टूडेंट, वो आप लोगों को हायर क्लास में या अगले क्लास में देखने को मिलेगा। तो इम्पल्स क्या होता है कि वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय के लिए जो फोर्स अप्लाइड होता है उसको इम्पल्स कहते हैं, लेकिन वो क्या होता है, बहुत ज्यादा फोर्स का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, उसमें वाले टाइम बहुत कम लगे। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इम्पल्सिव फोर्स काम करेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग सेकेंड लॉ को लगा सकते हैं। क्वेश्चन है तो वो क्या होगा, गद्दे के जैसा दबेगा, और गद्दे से के जैसा दबने की वजह से क्या होगा, इसको इंजरी कम होगी, ठीक है ना। या फिर वालू भी हो सकता है, जैसे स्टूडेंट आप लोगों ने बच्चे वगैरह में भी कूदा होगा ही, ठीक है ना, सीढ़ियों से, तो कहीं से भी, तो अगर कंक्रीट है नीचे में तो क्या होता है, वहां पे ज्यादा चोट लगने की
संभावना ज़्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है हटने की वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन वहीं पे अगर मिट्टी होगा या बालू होगा तो बालू में बहुत सारे बच्चे कूदे हैं तो वो क्या होता है कि उसमें हम लोगों को चोट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी है वो अचानक से जीरो नहीं हो जाता, वहां पे धीरे धीरे होता है जीरो। ठीक है, तो स्टूडेंट यही केस है। यहाँ पे टाइम क्या बना कि टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम ज्यादा लगने की वजह से क्या हो रहा है कि वेलोसिटी जो जीरो हो रहा है उसका टाइम यहाँ पे ज्यादा लग रहा है। ठीक है ना, टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स हम लोगों को कम लगेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट एक और एग्जांपल है हमारे बुक में ही, जैसे अगला एग्जांपल है द यूज ऑफ सीट बेल्ट है। ठीक है ना, द यूज ऑफ सीट बेल्ट इन व्हीकल। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको भी एक्सप्लेन नहीं करें, उसका भी एक्सप्लेनेशन यही है। जैसे स्टूडेंट व्हीकल है, ठीक है ना, तो व्हीकल है, मान लीजिए क्या कि ये कोई व्हीकल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा रहता है स्टूडेंट, यहाँ पे आदमी है और यहाँ पे एक सीट बेल्ट है। तो जैसे ये ब्रेक लिया तो क्या होता है, सीट बेल्ट फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, सीट बेल्ट कैसे होता है, जैसे हम लोग सीट लेते हैं थोड़ा सा आगे जाते हैं, अगर सीट बेल्ट नहीं रहेगा तो इसका जो सर है ये क्या होगा, बहुत इसका वेलोसिटी बहुत जल्दी क्या हो गया, जीरो पे आ गया। जीरो पे आ जाने की वजह से क्या होता है कि हम लोग जो गाड़ी में चल रहे हैं, ठीक है ना, तो चल रहे हैं तो हमारा स्टेट क्या रहता है उस समय, मोशन में ही रहता है। ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोग क्या है, मोशन में है। अचानक से विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हमारा जो व्हीकल है वो अगर जीरो पे आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रूल ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि बॉडी रेजिस्ट इट्स चेंज। ठीक है ना, तो हम लोग मोशन में है तो मोशन के चेंज को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग मोशन में ही, क्या रहता है कि ब्रेक लिया तो हम लोग मोशन के चलते ही क्या होता है, आगे की तरफ झुकते हैं। और अचानक से अगर झुक जाएंगे तो हमारा सर में क्या हो सकता है, चोट लग सकता है। इसलिए क्या होता है कि गाड़ी में सीट बेल्ट को लगाया जाता है ताकि हम लोग क्या हो, धीरे धीरे आगे जाए। ठीक है ना, इतना देर में आगे जाए कि थोड़ा सा आगे जाने के बाद क्या होता है, हमारा जो वेलोसिटी होता है वो ऑटोमेटिक जीरो हो जाता है और हम थोड़े आगे जाने के बाद रुक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे आ जाते हैं। उसी तरह आप लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि आप लोग ऐसे बैठे हुए, ठीक ना, तो बैठे हुए हैं तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है, हम लोग हमारा बस रेस्ट में है, हम भी रेस्ट में है। ठीक ना, अचानक से गाड़ी चल जाता है तो हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ है तो गाड़ी आगे निकल गया तो हमारा बॉडी क्या है, वहीं पे रहने की कोशिश करता है। ठीक ना, लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ घिसक जाते हैं और उसके बाद हम लोग क्या होते हैं, गाड़ी के साथ साथ अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यही सब एग्जांपल है। आप लोग एग्जाम में अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग उसको सोच समझ के बनाइएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। स्टूडेंट ये न्यूटन का सेकेंड लॉ खत्म हो चुका है और इसका एप्लीकेशन भी हम लोगों ने देख लिया है। स्टूडेंट अगले क्लास में, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं और अगले क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ बचा हुआ है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे क्लासेस में भी काम आएगा। तो एक्सप्लेनेशन अभी ऐसा करेंगे कि आपको आगे क्लास में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोग इसको नोट करिए, 5 सेकंड